लैम्बोर्गिनी वर्ल्ड की मोस्ट डिजायरेबल और बेस्ट स्पोर्ट्स कार बनाती है और हम सबका भी सपना होता है एक लैम्बोर्गिनी ओन करने का। बट लैम्बोर्गिनी की शुरुआत एक ट्रैक्टर कंपनी से हुई थी जो अपने टाइम के बेस्ट ट्रैक्टर्स बनाती थी। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एक किसान के बेटे ने एक सुपर जायंट कार कंपनी के मालिक से बदला लेने के लिए बेस्ट स्पोर्ट्स कार कंपनी खड़ी कर दी। 28 अप्रैल 1916 इटली के गांव रेंजो में जन्म होता है फ्रूचियो लैम्बोर्गिनी का। फ्रूचियो के पिता एंटोनियो लैम्बोर्गिनी एक किसान थे जो वाइन बनाने के लिए अंगूर की खेती करते थे। फ्रूचियो भी अपने फादर के साथ खेतों में उनकी हेल्प करवाया करते और उनके पिता चाहते थे कि बड़े होकर फ्रूचियो खेती संभाले। लेकिन हर घर की कहानी बाप बेटे की दास्तानी। फ्रूचियो का मन तो खेती में लगता ही नहीं था, बल्कि उनका मन तो मशीनों में लगता था। वो अपने फ्री टाइम में ट्रैक्टर्स और बाकी मशीनों को फिक्स करने का काम किया करते और फिर उन्होंने मशीन्स और इंजन्स की तरफ अपने पैशन को फॉलो करते हुए फ्रेटाइल टार्डिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया और बाद में उन्होंने कैवेलियरी की नाम की कंपनी में काम सीखना शुरू किया जो इटली के आर्मी व्हीकल्स को मेंटेन करती थी। और थोड़े टाइम वहाँ काम सीखने के बाद 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने दोस्त मैरिनो फिलिपिनी जो उनके साथ कैवेलियरी के में काम करते थे उनके साथ मिलकर रेंजोआ में एक वर्कशॉप खोली। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर आता है साल 1939 और अब देश को चाहिए जवान। तो 1940 में फ्रूचियो को रोड्स आइलैंड पे भेजा जाता है जो उस समय इटली की टेरिटरी हुआ करती थी और उन्हें इटालियन रॉयल एयरफोर्स के व्हीकल मेंटेनेंस यूनिट में रखा जाता है जहां वो आर्मी के व्हीकल्स और मशीनों को रिपेयर करने का काम करते थे। और सितंबर 1943 में जब जर्मन्स ने आइलैंड पे कब्जा कर लिया तब बहुत से लोग वहां से भाग गए थे, लेकिन कुछ 30,000 इटालियंस को बंदी बना लिया गया था और फ्रूचियो भी उन्हीं में से एक थे। बट जर्मन फोर्सेस की परमिशन से फ्रूचियो वहां पे एक व्हीकल वर्कशॉप खोल लेते हैं और जर्मन्स ने भी उन्हें कैद करने की बजाय उनके मैकेनिकल स्किल्स का फायदा उठाया। और सन 1946 में वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड होता है और फ्रूचियो इटली में अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन वॉर के बाद इटली की इकोनॉमी काफी गिर चुकी थी और किसानों की भी हालत अच्छी नहीं थी और वो ट्रैक्टर्स और बाकी के एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स को अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे। पेट्रोल के दाम भी आसमान छू रहे थे। इटली गवर्नमेंट इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज की रीग्रोथ पर फोकस कर रही थी और तब टाइम की डिमांड को समझते हुए फ्रूचियो डिसाइड करते हैं एक चीप और पावरफुल ट्रैक्टर बनाने का। वो सेंटो में अपना एक गराज खोल लेते हैं और वॉर के समय छोड़े गए मिलिट्री व्हीकल्स का इस्तेमाल करके एक नया ट्रैक्टर बनाते हैं जिसके मोरिस इंजन में वो अपना बनाया हुआ फ्यूल एटमाइजर लगा देते हैं। फ्यूल एटमाइजर की वजह से ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए तो पेट्रोल लगता था, लेकिन स्टार्ट होने के बाद ट्रैक्टर को डीजल फ्यूल पर स्विच किया जा सकता था जो उस टाइम सस्ता था पेट्रोल के मुकाबले। फ्रूचियो ने 3 फरवरी 1948 को अपने ट्रैक्टर को पब्लिकली इंट्रोड्यूस किया और उन्हें एक इनिशियल सक्सेस मिली। लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स की फ्यूल एफिशिएंसी, हाई क्वालिटी और लो प्राइसेस की वजह से लोगों ने उसे काफी पसंद किया और खरीदना भी शुरू किया। और इसके बाद फ्रूचियो ने प्रोडक्शन बढ़ाने की सोची और इसके लिए उन्हें जरूरत थी मनी की जो उनके पास थे नहीं। तब इस टाइम पे उनके फादर ने उनकी हेल्प की और अपनी खेती की जमीन बैंक के पास गिरवी रख कर लोन लिया। इसके बाद फ्रूचियो ने इक्विपमेंट्स खरीदे और कुछ वर्कर्स को हायर किया और अपनी कंपनी लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टरी की शुरुआत की। जल्द ही उनके ट्रैक्टर्स पूरी इटली में फेमस हो गए और 60s तक आते आते लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टरी वर्ल्ड फेमस हो गई और साथ ही फ्रूचियो लैम्बोर्गिनी भी। उनके ट्रैक्टर मॉडल्स को मार्केट में लॉन्च के साथ ही ग्रेट सक्सेस मिलती और ये नतीजा था फ्रूचियो की मार्केट और कस्टमर डिमांड की बेहतरीन समझ का। फ्रूचियो लैम्बोर्गिनी अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुके थे और जैसा कि हर ग्रेट पर्सनैलिटी का एक ग्रेट शौक होता है वर्ल्ड क्लास और महंगी कार्स का, ऐसे ही फ्रूचियो के पास भी मर्सिडीज बेंज, मज़राटी, अल्फा रोमियो और फरारी जैसी महंगी स्पोर्ट्स कार्स का कलेक्शन था। लेकिन फ्रूचियो को अपनी कार कलेक्शन में फरारी से थोड़ी प्रॉब्लम थी और वो थी उन कार्स का क्लच जो बार बार खराब हो जाता था
और अपनी इसी शिकायत को लेकर वो डिसाइड करते हैं फरारी के फाउंडर एंजो फरारी से मिलने का। और यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसकी वजह से लैम्बोर्गिनी कार्स की शुरुआत हुई। फेरुचियो तो बस एंजो को सजेशन देना चाहते थे उनकी कार्स को इम्प्रूव करने का, लेकिन जब फेरुचियो ने एंजो को क्लच प्रॉब्लम के बारे में बताया तो वो उस पर भड़क गए और कहा, प्रॉब्लम क्लच में नहीं तुम्हारी ड्राइविंग में है, तुम बस ट्रैक्टर चलाओ फार्मर। और एंजो की ये बात फेरुचियो को बहुत चुभ गई, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसी टाइम वो डिसाइड करते हैं कि वो एंजो से बदला लेंगे और वर्ल्ड की बेस्ट स्पोर्ट्स कार बनाएंगे। और इस काम के लिए फेरुचियो को जरूरत थी एक टीम की। उसने फरारी के फॉर्मर चीफ इंजीनियर को हायर किया और एक टीम तैयार की और अपनी पहली कार बनाने का काम शुरू किया। गोल था 4 महीने बाद होने वाले ट्यूरिन मोटर शो में कार को प्रेजेंट करने का। और 4 महीने के अंदर वो एक प्रोटोटाइप रेडी करते हैं और उसे ट्यूरिन मोटर शो में प्रेजेंट करते हैं। लोगों को ये प्रोटोटाइप बहुत पसंद आता है और इसके बाद लैम्बोर्गिनी अपनी पहली कार का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और उसे मार्केट में लॉन्च करते हैं, जिसका नाम था लैम्बोर्गिनी 350 GT। और ऐसे ही शुरुआत होती है लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल की। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी को बुल फाइटिंग बहुत पसंद थी और उनकी राशि भी वृष थी, यानी टॉरस, और उसका ज़ोडिक साइन एक बुल, और इसलिए उन्होंने कंपनी के एम्बलम के तौर पे एक बुल को चुना। 1966 में लैम्बोर्गिनी अपना एक नया कार मॉडल मार्केट में लॉन्च करती है, म्यूरा P400, और ये मार्केट में आते ही साथ ट्रेंड करने लगी। इस कार की ब्यूटीफुल लुक और हाई परफॉर्मेंस की वजह से ये सेलिब्रिटीज और अल्ट्रा रिच लोगों की पहली पसंद बन गई, और इस कार की सक्सेस की वजह से ही लैम्बोर्गिनी की सक्सेस भी आसमान छू रही थी। 1960s में फेरुचियो की दोनों कंपनीज बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही थी। लैम्बोर्गिनी अब एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था, लेकिन 1970s में फेरुचियो के आगे बहुत बड़े चैलेंजेस आए और कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया। 1971 में साउथ अफ्रीका और बोलिविया ने अपने ट्रैक्टर ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए, जो पहले से ही तैयार खड़े थे अपने देश में चल रही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज के कारण, और इसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ और फेरुचियो इस लॉस को रिकवर नहीं कर पाए, जिसके चलते 1972 में उन्होंने लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टरी को सेम ट्रैक्टर्स को बेच दिया, जो आज भी इसे ओन करते हैं। लेकिन इसके बाद भी फेरुचियो की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। लैम्बोर्गिनी कार्स की भी अब सेल्स कम होने लगी थी और कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रही थी। फेरुचियो अपनी कंपनी के 51% शेयर्स को एक स्विस बिजनेसमैन को बेच देते हैं, और इसके बाद 1973 में पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस आई, जिसकी वजह से हाई परफॉर्मेंस कार्स की डिमांड भी मार्केट में कम हो गई थी और कार्स की मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत महंगा हो गया। इन सब के चलते 1974 में फेरुचियो कंपनी के 49% शेयर्स को भी बेच देते हैं और रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होकर फेरुचियो सेंट्रल इटली के शहर उम्बेरिया में रहने चले जाते हैं और अपनी बची हुई जिंदगी में दोबारा से फार्मिंग करते हैं और एक सक्सेसफुल वाइन बिजनेस भी चलाते हैं। और 76 साल की उम्र में 20 फरवरी 1933 को फेरुचियो अपनी आखिरी सांस लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि फेरुचियो के बाद लैम्बोर्गिनी कार्स का क्या हुआ। फेरुचियो के बेचने के बाद 1978 में लैम्बोर्गिनी ने बैंकक्रप्सी फाइल कर दी और 1980 में फ्रेंच बिजनेसमैन पैट्रिक मिमरेन ने लैम्बोर्गिनी को खरीदा, लेकिन उन्होंने भी 1987 में इसे चाइसलर को सेल कर दिया। चाइसलर ने भी 1994 में इसे $40 मिलियन में एक इंडोनेशियन कंपनी मेगाटेक को बेच दिया, और 1997 में एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आई, जिसके बाद मेगाटेक ने भी 1998 में लैम्बोर्गिनी को वोल्क्सवैगन ग्रुप को सेल कर दिया। वोल्क्सवैगन ग्रुप ने इसे अपने ऑडी डिवीजन के अंडर खरीदा, जो आज भी इसे ओन करती हैं। वोल्क्सवैगन के खरीदने के बाद लैम्बोर्गिनी ने दुनिया भर में दोबारा से अपनी एक नई पहचान बनाई और फिर एक बार वर्ल्ड फेमस ब्रांड के तौर पर उभरी, और आज फाइनली लैम्बोर्गिनी फेरुचियो का सपना पूरा कर रही है।